अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चुनाचा मैं भी उससे ताउन करने लगा। इतना तो मैं समझ चुका था कि लड़की मुझे पसंद किया है और वो भी मेरे करीब से खुश है। उसकी अनोखी हरकत मुझे खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल गई और मैंने सोच लिया कि मेज़बान ने मेरे लिए उस रिहाइश गाह का बंदोबस्त किया है, चुनाचा मुझे उसे कबूल कर लेना चाहिए। ये अलग बात है कि मेज़बान की रवानगी के बाद मैं इस जगह के अतराफ का जायज़ा लूँ। मैं बाहर तक आया था और उसे देखकर मेरे जहन में काफ़ी अजीब अजीब से ख्यालात पैदा होने लगे। लो केस बाहर चली गई और जब चांद साइतें गुजरी तो मैं भी बाहर निकल आया। मैंने बहुत दूर उसे पहाड़ों की जानब जाते देखा। बड़ी तेज रफ्तार थी। वाकई इस लड़की का कोई जवाब नहीं था और पुराने दौर की ये नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर इसी शक्ल में नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गई और मैं वापस गार की तरफ चल पड़ा। गार को मैंने अंदर से अच्छी तरह देखा। उसमें ऐसी कोई जगह ना ही जिसे आराम करने के लिए मुंतखब किया जा सकता। शायद ये लोग आराम के मखसूस तरीकों से भी ना वाकिफ थे। बहरसूत मेरे जहन में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। तवील सफ़र करके मैं अपने आप को थका थका सा महसूस कर रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं और आराम करने के लिए मुनासिब जगह गार ही थी। चुनाचा मैं गार की खुरदरी ज़मीन पर लेट गया और मैंने आंखें बंद कर ली और चंद साइतें खामोशी से गुजारी। फिर उठा और मैंने सोचा क्यों ना अतराफ का जायजा लूं। चुनाचा मैं बाहर निकला और पहाड़ों के अतराफ घूमता फिरता रहा। मुझे सिर्फ लो केस का इंतजार था। यूं प्रोफेसर सूरज बिल्कुल ही छुप गया और रात हो गई। रात को जंगल की सिमत से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती रही। गालबन ये हशरातुल अर्ज थे जो जमीन पर चीख रहे थे। बड़े जानवरों की आवाजें भी कभी कभी सुनाई दे जाती। मुझे ये आवाजें ना जाने क्यों बेपनाह दिलकश महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जंगलों में जाकर उन जानवरों को नजदीक से देखूं। हालांकि मेरी जात को उनसे कोई खतरा ना था, फिर भी ना जाने मुझ पर तहजीब इस तरह क्यों सवार हो गई कि मैंने वहां जाना पसंद ना किया और वापस गार में आकर लेट गया। रात को ना जाने कौन सा पहर था। मेरी आंखें गनूदा थी कि मैंने कदमों की चाप सुनी। कदमों की चाप इतनी हल्की सी ना थी कि मैं उसे सुन ना सकता। ये आवाजें गार के बाहर से आ रही थी। जब मैंने चांद साइद और की इंतजार किया और फिर उठ गया। मुमकिन है कि मेरी महबूबा हो। मेरे करीब करीब कुर्ब का ख्याल मेरे नज़दीक खींच लाया हो। चुनाचा क्यों ना बाहर निकलकर उसकी पजीराई की जाए। चुनाचा मैं गार के दहाने पर आ खड़ा हुआ। तब मैंने देखा ये स्याह फाम थे। उनकी तादाद 5 या 6 थी। वो लोग चांद की रोशनी में जंगल की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में गालबन लकड़ी के बने हुए लंबे लंबे नेज़े थे और वो लोग बड़ी तेजी से उसी सिमत जा रहे थे, तकरीबन दौड़ते हुए। ना जाने उनका क्या प्रोग्राम था। मैं दिलचस्पी से उन्हें देखने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका ताक़ुब किया जाए। ये लोग भी नंग धड़ंग थे। उनके बदन पर लिबास की कोई शय नहीं थी। अलबत्ता सब के सब ताकतवर और तनुमंद थे और वो जंगल के सिरे पर पहुंचकर रुक गए। मैं भी निहायत खामोशी से उनका ताक़ुब कर रहा था। हालांकि चांदनी रात थी। मेरे देख लिए जाने का खतरा मौजूद था, लेकिन बहरसूरत मैंने इंतहाई चालाकी से उनका पीछा किया और मेरा अंदाजा था कि वो लोग मुझे नहीं देख सकेंगे। फिर चट्टानी रास्तों से गुजरकर वो जंगल के इंतहाई सिरे पर पहुंच गए और अब वो मुंतखिर हो चुके थे। फिर उन्होंने 2 लकड़ियां आपस में बजाना शुरू कर दी। वो लकड़ियां बजाने के साथ साथ हल्की हल्की आवाज़ें भी मुंह से निकाल रहे थे और ये आवाज़ें अजीब थीं। तब मैंने एक जंगली भैंसों को उस जानब आते देखा। मैंने देखा कि जंगली भैंसा सर उठाए चारों तरफ देख रहा है। गालबन उन आवाज़ों ने उसे मतवज्जा किया है। वो लोग बदस्तूर आवाज़ें निकाल रहे थे। तब उनमें से एक शख्स निकलकर जंगली भैंसे के सामने आया
और भैंसा उसे देखकर खौफनाक अंदाज में उसके पीछे दौड़ा। वो शख्स भैंसे को चट्टानों की आड़ में ले गया। गालबन ये उनका शिकार करने का अंदाज था। जंगली भैंसा चट्टानों पर सर टकरा रहा था और इंतहाई महारत से वो उसे रोक रहे थे। जब भैंसा जख्मी हो गया तो वह सब नेज़े से लेकर उस पर पल पड़े और भैंसे को गोद कर रख दिया। फिर वो भैंसे को दरख्तों की छाल की रस्सी से बांधकर घसीटने लगे, क्योंकि भैंसा काफी वजनी था और वह उसे उठा नहीं सकते थे। मैं वापस अपनी गार में आ गया। उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद सोया कि दूसरे दिन उस वक़्त जागा जब सूरज काफ़ी बुलंद हो रहा था और कुर्बो जवार में भी कोई न था। हाँ, मुर्दा जानवर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके गोश्त से तअफ़ुन उठ रहा था। चुनाचा मैंने उस गोश्त की तरफ तवज्जो ना दी और बाहर निकल आया। जंगल तक का फासला तय करना मेरे लिए मुश्किल ना था। अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर था कि लोकेश कहीं मुझे तलाश करने ना आ जाए। तब मैंने एक खूबसूरत जानवर देखा जो छोटा सा था और मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। मैंने शिकार करने के लिए उन लोगों का तरीक़ाकार इख्तियार करना मुनासिब ना समझा। अलबत्ता उसके लिए मेरे पास बेशुमार ज़राए थे जो उन्हें मालूम ना थे। चुनाचा अपनी पसंद के मुताबिक पत्थर मैंने मुंतखब किया और उसे तोलने लगा। जानवर भी शायद खुराक की तलाश में सरगर्दा था। बड़ी अजीब बात है, वो जानदार अपने पेट भरने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ख्वाहिशमंद थे। हाँ, कादर वही था जो दूसरे से ताकत में फौकियत हासिल करे। मैं प्रोफेसर की तरफ देखकर मुस्कुराया। गोया तुम ताकत का तज़किरा मसाल की हैसियत से कर रहे हो। प्रोफेसर गाजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर उस जानवर का क्या हुआ? मैंने पत्थर से उसका शिकार किया और फिर मैं उसे भी उठाकर चट्टानों के पास ले गया। मैंने अपनी ज़रूरत का कुछ और काम इकट्ठा किया और वापस गार में आ गया। और फिर शायद इस वीराने में पहली बार आग रोशन हुई। मैंने खुश्क लकड़ियां जमा कर ली थी और फिर उन्हें जला भी लिया। इसके बाद वो जानवरों की खाल उधेड़ने लगा। मैंने उसे साफ किया और भूनने लगा। मैं इस काम में इतना मसरूफ था कि लोकेश के कदमों की आहट भी नहीं महसूस कर रहा। वो मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। फिर जब उसको छींक आई तो मैं चौंक पड़ा। लोकेश को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे तुम कब आई? देर गुजरी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोली। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानती। क्या तुम आग से वाकिफ हो? हाँ, आग बहुत खौफनाक होती है। सिर्फ पोलान ही उसे रोशन कर सकता है। पोलान कौन है? इस कदर ताकत वाला जिसे कोई नहीं समझ सकता। जरूर होगा, ये पुरअसरार ताकतों वाले हर जगह मौजूद होते हैं। ये तुमने शिकार किया है? हाँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब इसका क्या कर रहे हो? देखती जाओ, मैंने कहा और तअज्जुब से जानवर को भूनते हुए देखती रही। फिर गोश्त भुनने की खुशबू शायद उसे पसंद आई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। फिर बोली, लेकिन तुम्हारे लिए तो शिकार मौजूद था, तुम इसे कब तक खाओगे? जब तक वो ख़त्म ना हो जाएगा। वो और इसके अंदर बदबू जो पैदा हो गई है, बदबू क्या होती है? उसने दिलचस्पी से कहा और मैंने एक गहरी सांस ली। अब बताओ प्रोफेसर, मैं उसे बदबू के बारे में क्या बताता? चुनाचा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और वो मेरे नज़दीक बैठ गई। फिर जब गोश्त भुन गया तो मैंने जानवर को उसी लकड़ी से उतार लिया जिसमें उसे भून रहा था। उसके बाद मैं उस गोश्त का बड़ा हिस्सा उसे पेश किया जिसे उसने कबूल कर लिया, जैसे इस अमल की मुंतज़िर रही हो। फिर उसने गोश्त पर मुंह मारा और हैरान रह गई। शायद उसको उसे बहुत लजीज महसूस हुआ था। मैं दिलचस्पी से उसकी शक्ल देख रहा था। फिर मैंने अपने लिए भी एक टुकड़ा निकाला और खाता रहा। लोकेश ने गोश्त का बकरा टुकड़ा जल्द ही ख़त्म कर लिया और फिर नदीदी निगाहों से बचे हुए गोश्त को देखने लगी और मैंने उसे कुछ और गोश्त पेश किया। कैसा है? मैंने उससे पूछा। बहुत अच्छा, लेकिन वो शायद अल्फाज तलाश ना कर सकी और दोबारा गोश्त खाने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फारग हो गए। तब मैंने दोस्ताना अंदाज में पकड़ा और वो चौंक पड़ी। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब से तासरात उभरे। उसने मेरी शक्ल देखी और फिर गालबन मुझे नरम पाकर वो मुस्कुराने लगी। लोकेश, क्या तुम अपने कबीले वालों से तुमने मेरा तज़किरा किया है? नहीं, उसने गर्दन हिला दी। ओह क्यों? बस मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? इसकी कोई वजह तो होगी।
नहीं, कोई वजह नहीं। अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूं तो वो सब के सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो आ जाने दो, मैंने कहा। नहीं, वो होंठ सिकोड़ कर बोली। उसके अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैंने बार बार देखा लेकिन समझने से कासर था। कार्बन, उसके बाद वो लोग तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर देंगे। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सी बातों के मफहूम से ये लड़की ना आशना लगती थी और बाद औकात मुझे उससे उलझन होने लगती। बहर सूरत अभी नया नया मसला था, इसलिए मैं उससे किसी उलझन का इजहार भी नहीं कर सकता था। वो मेरे नज़दीक आकर बैठ गई। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ लोकीस, मैंने कहा। क्या? तुम्हारे कबीले का क्या नाम है? तुम लोग किस अंदाज में रहते हो? क्या तुम लोग मकान बनाते हो? मकान? उसने इस्तफहामिया अंदाज में मुझे देखा। मुझे उसमें खासी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। फिर अचानक जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया और वो एकदम खड़ी हो गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है लोकेश? मैं जाऊंगी। अरे क्यों? बस मैं जाऊंगी, उसने कहा और मेरे जवाब का इंतज़ार भी ना किया। मैं उससे दोबारा आने के बारे में पूछना चाहता था, फिर मैं रुक गया। उस वैशी हरनी को अभी उसकी मर्जी से ही चलने दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वहशत कम हो जाएगी और मुझे कौन सी जल्दी है? मेरी उम्र कौन सी कम हो रही है जो मैं किसी मसले पर जल्दबाजी से काम लेता। चुनाचा मैंने उसे जाने दिया। वो हस्बे मामूल बड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी। वो तवील पथरीला मैदान जिसे पांव अबूर करने के बारे में हफ्तों सोचा जाता, उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। उसके पांव काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन वो पत्थरों पर इस तरह दौड़ती थी जैसे लोग मखमल के बिस्तर पर दौड़ते होंगे। उसके जाने के बाद मैं फिर तन्हा रह गया। कल भी वो ना कर खिली तो फिर मैं दूसरे अंदाज करूँगा। इस रात में उसके बारे में सोचता रहा। कल सुबह से पहले मैं उसे नस्वानियत से आगाह कर दूंगा। उसे बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। उसे बताऊंगा कि मर्द औरत के दरमियान ताल्लुकात क्या होते हैं। लेकिन जब वो आएगी तो मैं उसकी मालूमात में इजाफा कर दूंगा। बहरहाल मैंने असबे मामूल रात को आराम किया और आंखें बंद करके जहन को खाली कर दिया। ये नींद होती थी और तुम से छोटी नींद का नाम दे सकते हो प्रोफेसर, यानी वो इंतहाई ज़रूरत जो दिन रात की पैदावार होती है। तो मैं गहरी नींद में डूब गया और फिर उस वक़्त चौंका जब मैंने अपने बदन पर कोई ज़रब महसूस की। पहली ज़रब में मैं ना जागा, लेकिन दूसरी और तीसरी ज़रब मुझे नींद की आगोश से खींचने लगी और मैंने आंखें खोलकर जो देखा वो हैरान कुन था। लोकीस को तो मैं पहचान गया, लेकिन उसके साथ दूसरी लड़की भी थी और ये दूसरी लड़की भी लोकीस की तरह जवान थी। दोनों के हाथों में लकड़ियों के नोकदार और मजबूत भाले थे और वो उन भालों को पूरी कुव्वत से मेरे बदन पर मार रही थी। चंद साय तो मैं हैरानी से उसे देखता रहा। दोनों इस वक्त वहशत में डूबी हुई थी और उनके हलक से वहशियाना गुर्राहटें निकल रही थी। इस बात को जानने में कोई दिक्कत ना हुई कि वह मुझे पूरी कुव्वत और पूरी कोशिश से हलाक कर देना चाहती हैं और मुझ पर इस अंदाज में हमला आवर थी जैसे वह मेरी बदतरीन दुश्मन हों। ये दोनों वहशी लड़कियां काफ़ी ताकतवर थीं और नेज़ों की जो ज़रब मुझ पर पड़ रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी जिस्मानी कुव्वत क्या है। चंद साथ मैं बर्दाश्त करता रहा। फिर जब मैं पूरी तरह बेदार हो गया तो मैंने उनके नेज़े पकड़ लिए और मेरे ज़ोरदार झटके ने उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। तब मैं उठकर खड़ा हो गया। नेज़े अब मेरे हाथ में थे। मैंने उनकी जानब देखा। लोकीस मुंह फाड़े मेरी तरफ देख रही थी और दूसरी लड़की खौफजदा अंदाज में गार के दहाने की तरफ भागी, लेकिन मैंने उसे ना बख्शा और दहाने से चंद कदम के फासले पर उसे बुरी तरह दबोच लिया। वो अपने दांतों और नाखूनों से मुझे नोचने की कोशिश करने लगी। लेकिन प्रोफेसर, तुम मेरे बारे में जानते हो, इसकी ये कोशिश कल्ले ही नाकाम थी। मैंने उसके बदन को अपनी गिरफ्त में कस लिया। अब लड़की पूरी तरह मेरी गिरफ्त में थी। लोकीस, इधर आओ, और वो अपनी जगह खड़ी रही। मैंने उसे खौनख्वार नज़रों से घूरा। लड़की अपनी जदोजहद में मसरूफ़ थी, लेकिन वो मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकी। लड़की अगर जदोजहद तर्क कर देती तो शायद मैं उसके साथ रियायत करता, लेकिन उसकी भरपूर जदोजहद जारी थी। मुझे मजबूरन उसकी गर्दन पर एक ज़रब लगाना पड़ी और उसके अज़ा सुस्त हो गए। फिर वो बेहोश हो गई। तब मैंने उसे छोड़कर खड़ा हो गया और अब मैं लोकेस को देख रहा था। लोकीस, इस बार मैंने उसे नरम लहजे में मुखातब किया और मैंने उसकी आंखों में खौफ महसूस किया। यहाँ आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैंने कहा और मेरे करीब आई तो मैंने कहा, तुम मुझे मारना चाहती थी? हाँ, उसने जवाब दिया।
क्यों? रेला कई दिन से भूखी थी और शिकार में नाकाम रही थी, उसने जवाब दिया। तो फिर? मैंने हैरत से पूछा। मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने अपना शिकार उसके हवाले कर दिया। हालांकि हम लोग अपना शिकार किसी को नहीं देते, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन मेरे सर में खुजली होने लगी। ना जाने क्या बकवास कर रही थी यह लड़की, गोया मैं तुम्हारा शिकार था। हाँ, इसलिए तुम्हें अपने कबीले के दूसरे लोगों से बचा कर रखना चाहती थी। अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो अब तक तुम्हारा वजूद भी ना होता। इंसानी गोश्त के साथ वो हड्डियां तक खा जाते हैं और फिर इंसानी गोश्त मिलता कहाँ है? बस कभी कभी ही बाहर से भटक कर आ जाने वाले हाथ लग जाते हैं, या फिर उस वक्त इंसानी गोश्त मिलता है जब कबीले का कोई शख्स मरता है। तुम इंसानी गोश्त भी खा लेते हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों? इससे मेरे इस सवाल पर हैरत हुई और मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा था। हालांकि जिस्मानी तौर पर वो मुकम्मल थी और अगर उसके स्याह रंग को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो जिस्मानी तौर पर उसे हसीन तरीन भी कहा जा सकता था। लेकिन कम वक्त मेरे अंदर दिलचस्पी सिर्फ इसलिए ले रही थी कि मुझे खा ले, और फिर उसने नहायत फराख दली से मुझे अपनी भूखी सवेली के हवाले कर दिया था। मैंने दूसरी लड़की की जानब देखा जो बेदस्तूर बेहोश पड़ी थी। अब बोलो लोकेश, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सलूक, उसने गौर से मुझे देखा और मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये उम्दा बात है। जो बात तुम्हारे खिलाफ जाती है वो तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम अपनी दोस्त रीला को इसलिए लाई थी कि मुझे कत्ल करके खा ले। हाँ, वो भूखी थी और मैं तुम्हारे बाप की मलकियत था। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो बेवकूफ़ भी मुस्कुराने लगी। अब मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और इस गार में महफूज कर लूँगा ताकि इत्मीनान से बैठकर तुम्हें खाऊं। और इसका क्या करोगे? उसने भोलपन से पूछा और मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। कम वक्त अजीब लड़की थी, उसे अपनी मौत का खौफ भी नहीं था। इसे भी खा जाऊंगा। ओह, तब एक काम और करो, आज तुम इसे ना खाओ, मैं तुम्हें इस जानवर का गोश्त दे सकती हूँ। फिर जब वो गोश्त खत्म हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर इसे खा लेंगे। एक बार फिर मैं हैरान निगाहों से उसे देखने लगा। आखिर ये है क्या शय? और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें खा लूँगा, मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, और उसके अंदाज में फिर भी कोई तब्दीली ना हुई। अलबत्ता वो थोड़ी सी मुतफक्कर ज़रूर हो गई। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, अगर मैं जंगल में कोई बड़ा जानवर तुम्हें शिकार करके दे दूं, तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जंगल का सबसे बड़ा जानवर मैं खुद शिकार कर सकता हूँ। तुम्हें खाने की वजह तो और है। और क्या वजह है? तुमसे मेरी दुश्मनी हो गई है। दुश्मनी? मगर क्यों? मैंने तो तुम्हारे बदन का खून भी नहीं चाटा। बदन का खून? इस बार मेरी हैरान होने की बारी थी। हाँ, जब दुश्मनी होती है तो लोग एक दूसरे को अपने खून के कतरात भेजते हैं, तब दुश्मनी होती है। और फिर जो जिस पर हावी हो जाए। अनोखी हो तुम और तुम्हारा कबीला, तुम्हें तो कोई सज़ा देकर भी खुद को दुख होगा। और मेरा ख्याल है कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। अच्छा खैर छोड़ो, अहमक लड़की, एक बात का जवाब दो, क्या तुम मुझसे खौफज़दा हो? खौफज़दा? नहीं। क्यों? क्या तुम मौत से भी खौफज़दा नहीं? नहीं, मौत तो खुद ब खुद आ जाती है और फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा बाप कौन है? नकाशिया। ओह, गोया तुम्हारे यहाँ बाप होता है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम्हारे यहाँ नहीं होता? उसने तअज्जुब से पूछा। मेरे यहाँ तो कुछ नहीं होता। मेरी बात छोड़ो, मैंने हंसते हुए कहा। माँ भी नहीं होती? उसने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। तुम्हारे यहाँ माँ और बाप दोनों होते हैं, और कौन कौन होता है? बस और कोई नहीं होता। बहन, भाई, शोहर, महबूब, ओह, इनमें से कुछ नहीं होता। शादी होती है तुम लोगों में? शादी क्या होती है? और कुछ होता या ना होता हो, भेजा कतई नहीं होता, मैंने जले भुने अंदाज में कहा और फिर बराह रास्त अक़दाम का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया कि अगर ये लड़की इंसानी जज्बात से आशना हुई तब तो मगजमारी की बजाय वरना गार से बाहर निकाल कर गुलू खलासी की जाए और फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाए। बिला वजह इस अहमक गदी के लिए इतने दिन बर्बाद किए। मैंने तो सोचा था कि अचानक प्रोफेसर गादी ने हाथ उठाकर हारून को अपनी कहानी सुनाने से रोक दिया और पुरख्याल अंदाज में बोला, तुम्हारी कहानी इंतहाई गैर मामूली है। इस कहानी में तुम्हारी माजी की दास्तान छुपी हुई है और यकीनी तौर पर इस कहानी की तकमील मुझे तुम्हारे मसले में बहुत सी सही रास्ते दिखाएगी। मैं खुले दिल से तुमसे ये बात कह दूं, बल्कि शायद पहले भी कह चुका हूं कि असम के इन इलाकों में मेरी आमद सिर्फ
तुम्हारी वजह से है। मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ और मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि महज़ब दुनिया के लोग मेरी बात मानते हैं या नहीं। पहली बात तो ये कि मैं खुद उन्हें कोई अहमियत नहीं देता, और अगर कोई शख्स बराह रास्त मुझसे इस बारे में गुफ्तगू करने आ जाए तो फिर बंद कमरे में मेरे और उसके दरमियान तस्फिया हो जाता है। यहाँ तक मेरी आमद, और वो भी इस उम्र में, दर हकीकत तुम्हारे लिए है। ये बेवकूफ़ प्रोफेसर गादी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर प्रोफेसर गादी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर प्रोफेसर गादी की असल शक्ल उनके सामने आ जाए तो वो शिद्दत हैरत से पागल हो जाएं। खैर छोड़ो इन बातों को। असल में तुम्हारी कहानी मैंने इसलिए रुकवाई है कि सांपों की इस ममलकत में सांपों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो देखो, प्रोफेसर अहमद मेरे पास जिस अंदाज में आ रहा था उससे ये अजहार होता था कि वो यहाँ से जल्द निकल जाने की फिक्र में सरगर्दा हैं, और वाकई हमारा यहाँ से निकल जाना बेहद ज़रूरी है, वरना हम में से किसी को इन सांपों के जहर से नुकसान पहुँच सकता है। दर हकीकत ऐसी ही बात थी। एक मिनट में सांप उनके सामने से पानी के रेले की तरह निकल जाते। वैसे सब मुकम्मल तौर पर तैयार थे और उन्हें अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश किए हुए थे। कदम कदम पर बड़े बड़े सोराख बने हुए थे जिन पे सांपों के फन नजर आ रहे थे, और सांपों की तादाद इतनी थी कि अगर ये महीने भर तक उन्हें मारते रहते तब भी उनमें कमी वाक़या ना होती। चुनाचा उन्होंने तय किया कि फौरी तौर पर यह जगह छोड़ दी जाए, और प्रोफेसर अहमद भी गालबन यही कहने के लिए आया था। बारिश का पानी ज़ाहिर है नीचे से बहकर आता होगा, और ज़रूर नीचे आने के लिए पानी ने कोई जगह बना ली होगी। दफत ने हारून की आवाज़ उभरी और प्रोफेसर गादी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इसका मतलब है कि तुम्हारी अक्ल इस वक्त बेहतर तौर से काम कर रही है। प्रोफेसर, आपका ख्याल है कि बारिश का पानी ज़रूर किसी जगह से नीचे तो आता ही होगा। हारून ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वैसे हमने इस पहाड़ी के गिर्द बहुत लंबा चक्कर काट लिया है, लेकिन हमें अब तक ऐसे आसार नहीं मिले जिससे कहा जा सके कि पानी नीचे की तरफ आता होगा। तो आखिर फिर कहाँ जाता होगा? हारून हैरानी से बोला, जाहिर है ऊपर ही किसी नशीब की तरफ बह जाता होगा। इसका मतलब है कि ऊपर हमें कोई तालाब वगैरह मिलना चाहिए। अंदाज़ा तो यही है। तालाब मेरा ख्याल है कि आतिश फशां के दहाने पर होगा, प्रोफेसर अहमद ने कहा, और फिर बोला, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम खिता आतिश फशानी के लावे से बना हुआ है और पानी ऊपर ही तरफ बहता है, इसलिए अंदर की तरफ ढलवान होगा। और इसके बाद दोनों साइंसदान इस सिलसिले में बहस करने लगे थे। कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना अगर बारिश का मौसम शुरू हो गया तो फिर कुछ भी ना हो सकेगा। लेकिन क्या किया जाएगा? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। चट्टानें इस कदर मजबूत और सख्त थी कि उन्हें काट कर रास्ता बनाना मुमकिन नहीं था। चुनाचा वो रात बड़ी उदासियों की रात थी और हर शख्स का चेहरा थका हुआ था। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, यहाँ तक कि सब ने अपने अपने चेहरे कंबलों में छुपा लिए। सोने से पहले हारून ने देखा कि प्रोफेसर अहमद अलाव के करीब अपने आप को कंबल में लपेटे सर झुकाए देव कामत मेंढक की तरह अकड़ू बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। बहरहाल हारून ने उसे शब्बे बखैर कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता सुबह को प्रोफेसर के चेहरे के तासरात देखने के काबिल थे। उसकी आंखें चमक रही थी और मुस्कुरा रही थी और सीना तना हुआ था। चेहरे से बेपनाह खुशी बरस रही थी, जैसे उसे कोई पोशीदा खजाना मिल गया हो। और उसने चीखते हुए कहा, आखिरकार मैंने वो मकसद पा लिया जिसके लिए हमने यहाँ तक का सफ़र किया। मुबारक हो दोस्तों, मेरी मुश्किल हल हो गई। सब लोग प्रोफेसर अहमद का चेहरा देखने लगे। एक लम्हे के लिए गुमान गुजरा कि कहीं वो अकल से आरी ना हो गया हो, लेकिन आखिर हारून ने उससे सवाल किया, क्या प्रोफेसर ने ऊपर पहुँचने का कोई रास्ता इख्तियार कर लिया है? प्रोफेसर, हाँ, तलाश कर लिया है मैंने। तो फिर कहाँ है वो रास्ता? नौरोज बे इख्तियार उठ खड़ा हुआ। जवाब में प्रोफेसर ने चट्टानों की तरफ इशारा किया और सब हैरानी से उसे देखने लगे। किसी की समझ में कुछ नहीं आया था, सवाए इसके कि प्रोफेसर की दिमागी हालत पर शक करें, क्योंकि मीनार नुमा चट्टान और दूसरे पहाड़ के बीच में गहरी खलीज हायल थी। नौरोज कहने लगा, आप क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर? इस खलीज को अबूर करना कोई आसान काम है? नामुमकिन। सुनो, मेरी बात सुनो। पहले इस मीनार नुमा चट्टान की चोटी पर तो पहुंच जाओ, बाकी बातें इसके बाद की जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा।
वहां पहुंचकर क्या होगा, खलीज को अबूर करने का रास्ता भी तलाश कर लूंगा। मेरा दिमाग अब तक थका नहीं है, समझे। हैरत की बात यह थी कि प्रोफेसर गादी ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया और उसका हर सब्रनुमा काबिल यकीन था। बहरहाल नाश्ते के बाद सब ने इस बंडल को खोला जिसको प्रोफेसर गादी अपने साथ लाया था। उसमें पहाड़ की चढ़ाई के तमाम आलात मौजूद थे। लंबे लंबे रस्से, बड़ी बड़ी नोकदार कीलें जो आसानी से पत्थर में प्यूसत हो जाएं, हथौड़ा और दूसरी चीज़ें। नौरोज़ को पहाड़ की चढ़ाई का काफ़ी तजर्बा था और इस तरह से प्रोफेसर अहमद और प्रोफेसर गादी को भी वो इससे पहले पहाड़ी महमजोई कर चुके थे। सिर्फ हारून एक ऐसा शख्स था जो इस किस्म की चढ़ाई से नावाकिफ था, लेकिन इस वक्त वो पूरी हिम्मत और जवानमर्दी के साथ इस सफ़र के लिए तैयार हो गया था। बहरहाल जो बात उसके और प्रोफेसर गादी के दरमियान हुई और जो ख्वाब उसने देखा था, जिस पर प्रोफेसर गादी ने उससे ये कहा था कि उसका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि उसके दिमाग में छुपी हुई गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा रास्ता है जो उस दरवाजे को खोलता है जिसकी दूसरी जानब उसकी अपनी दुनिया आबाद है। उससे सफ़र का आगाज़ सबसे पहले प्रोफेसर गादी ने ही किया था। वो चट्टान में कीले ठोकते जाते और ऊपर चढ़ते जाते। आधी चट्टान तक तो आसानी से सफर तय हो गया, लेकिन उसके आगे तकरीबन 50 फुट की चढ़ाई से बेहद मुश्किल थी। मालूम होता था कि वो कुछ हिस्से मुलायम थे और कीले उम्र रसीदा आदमी के दांतों की तरह हिल रही थी। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि एहतियात के साथ ऊपर चढ़ें और इस वक्त हारून ऊपर चढ़ रहा था कि कील उखड़ गई और वो ऊपर की कीलों में उंगलियां फंसाए लटकने लगा। नीचे की तरफ देखा तो चक्कर आ गए। इतनी गहराई थी कि तसव्वुर भी ना किया जा सके। नौरोज़ की आवाज़ उभरी और उसने कहा, क्या हुआ, क्या बात है। नौरोज़ हारून से कोई 10 फुट की बुलंदी पर पांव जमाए खड़ा हुआ था। कील उखड़ गई है और मेरा ख्याल है मैं ऊपर नहीं आ सकूंगा। हारून की कपकपाती हुई आवाज़ उभरी। इसमें कोई शक नहीं कि सूरत हाल ऐसी ही थी। हारून के हाथ नमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कीलों पर फिसलने लगे और इस वक्त वो दिल में सोच रहा था कि कोई बात नहीं है, माजी की कहानी मौत के बाद तो निगाहों के सामने आ ही जाएगी। हाँ, मौत से पहले के जो तसव्वुरात दिल में हो सकते थे वो अलग हैं और अब जो होगा देखा जाएगा। चुनाचा वो एक एक लम्हा इस बात का इंतज़ार करने लगा कि कब कील उसके हाथ से छूटती है और कब वो किला का सफ़र तय करता हुआ गहराइयों की जानब चल पड़ेगा। गहराइयाँ जहाँ तय तक पहुँचने का तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन फिर कुछ हुआ। प्रोफेसर गादी चोटी पर पहुँच गया। उसने एक रस्सा दरख्त के तने से बांधा और दूसरा सिरा नीचे की तरफ लटका दिया। चुनाचा सबसे पहले अहमद के बाद नौरोज़ और सबसे पहले आखिर में हारून लरसता कांपता पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जो 25 फुट के दायरे में फैली हुई थी और बेइंतहा चिकनी थी। हारून उसी तरह जिस वक्त जिंदगी की जानब वापस लौटा था, उसके फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि मौत इस तरह उसके बदन को छूती हुई गुजर जाएगी और एक बार फिर जिंदगी की जानब लौट आएगा। लेकिन बहरहाल जिंदगी होती है तो वापसी भी होती है और ऐसा ही हुआ था। उसने अपने हवास बचाकर नीचे देखा तो ताहद्दे निगाह एक खूबसूरत खित्ता फैलता चला गया था। पहले पथरीली जमीन थी जिसमें कहीं कहीं झाड़ियों के दाग थे और उसके सिरे पर बांसों के जंगल, उसके बाद सब्जाजार मैदान और फिर घना जंगल और दूर दूर बहुत दूर नीला गहर आसमान झुककर इस खूबसूरत सरजमीन की पेशानी चूम रहा था। ये मंजर इतना हैरान कुन था और इस कदर सहर अंगेज था कि हर शख्स पत्थर का बुत बनकर उसे देख रहा था। कुछ लम्हों के बाद प्रोफेसर खासी का बारी हाथ हारून के कंधे पर आ पड़ा और उसकी आवाज़ उभरी, बस इतना ही देखकर सहरज़दा हो गए। आगे की तरफ देखो बेटा, आगे की तरफ। बहादुर कभी पीछे की तरफ नहीं देखते, उनकी निगाहें हमेशा अपनी मंजिल की जानब उठती हैं। हारून चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा। चोटी पर नीली नीली घास का फर्श बिछा हुआ था और एक सिरे पर तन्हा दरख्त खड़ा हुआ था जिस चोटी पर ये लोग खड़े हुए थे, और सामने वाली चोटी के बीच में तकरीबन 40 फुट का एक चौड़ा रास्ता हायल था। ये 40 फुट का फासला इस वक्त दुनिया की सबसे तवील गहराई मालूम होता था।
हारून ने दरख्त का सहारा लेकर नीचे की तरफ देखा। नीचे, बहुत नीचे, उनके वो मुलाजम गर्दनें उठाए उनकी जानब देख रहे थे और वो इस वक्त बिल्कुल ही धब्बों की तरफ लग रहे थे। दफतन ही अहमद की आवाज़ उभरी। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। हारून ने पलट कर उनकी तरफ देखा। वो बड़े गौर और दिलचस्पी से इस दरख्त को देख रहे थे जिसका सहारा लिए हारून खड़ा हुआ था। हारून की समझ में एक लम्हे के लिए कुछ ना आया, लेकिन फिर उसने प्रोफेसर अहमद की तवज्जो को दिलचस्पी से देखा और एकदम से बोल पड़ा, ये तो यूकलिप्टस का दरख्त है। हाँ, हैरत की बात है, बिल्कुल हैरत। ये एक सच्चा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो इस वक्त हमारी मुश्किलों को हल कर सकता है, प्रोफेसर गाजी ने कहा। खुदा की कसम, हम इससे पुल बना सकते हैं, एक बेहतरीन पुल। मेरे खुदा, क्या शानदार जरिया हाथ आया है, नौरोज बे इख्तियार चीखा। ये दरख्त खलीज अबूर करने में पुल का काम दे सकता है। 100% ये बना बनाया पुल है, प्रोफेसर गाजी ने कहा और कुछ लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। देखो, इसे कहते हैं कुदरत के काम। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि पहले इस मीनार को तय कर लो, इसके बाद आगे के सफ़र की बात होगी। मेरी समझ में ये नहीं आया। हाँ, वाकई ये एक अनोखा इंकशाफ है, एक हैरत अंगेज इंकशाफ। पिछली बार मैंने इस पर गौर नहीं किया। वैसे मैंने तुमसे एक बात कही थी, वो ये कि जब भी प्रोफेसर गाजी की बात होती है तो वो दुनिया का अक्लमंद आदमी होता है। कल रात हमारी पुश्त पर चट्टानी दीवार थी क्योंकि हमारे दिलों में तड़प नहीं थी और तुम पड़े हुए खराटे लेते रहे और मैं रात का भर बसर करता रहा। क्या बात है, प्रोफेसर की ये उल्टी सीधी बकवास समझ में नहीं आई थी, प्रोफेसर अहमद ने कहा। वाकई इस वक्त इस पुल का मिल जाना, मेरा मतलब है यूकलिप्टस के इस दरख्त का मिल जाना, एक बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है हमें आगे का सफ़र आसानी से करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सब लोग इस तवील कामत दरख्त को देख रहे थे जो तकरीबन 60 फुट बुलंद था और अगर उसे गिरा लिया जाए तो उसकी चोटी सामने की पहाड़ी से जाकर आसानी से टिक सकती थी। बहरहाल इसके पास तमाम इंतजामात थे। इन इंतजामात में छोटे दस्ते वाले और चौड़े भाड़े वाले कुल्हाड़े भी थे। चुनांचे जब प्रोफेसर गाजी ने वो कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिया तो नौरोज उसे लेकर आगे बढ़ आया। नहीं सर, आप बेशक हम सब लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये बात को से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ये काम हम लोगों का है, ख़ास तौर से आपके एहतराम में हम सब कुछ आपको नहीं करने देंगे। प्रोफेसर गाजी ने मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ा नौरोज के हाथ में दे दिया और हंसकर बोला, ये बेवकूफ़ लड़के मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बूढ़े होने का तसव्वुर ही करना हमाकत है। खैर चलो, मैं इस वक्त ज़्यादा शेखी नहीं बिगाड़ूंगा, तुम लोग अपना काम शुरू करो। और उसके बाद नौरोज ने उस दरख्त की जड़ के करीब कुल्हाड़ा चलाना शुरू कर दिया। एक ही आदमी एक वक्त में काम कर सकता था। काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहा और उसके बाद उसने कुल्हाड़ा हारून की जानिब बढ़ा दिया। तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद एक ज़ोरदार तड़ाका हुआ और दरख्त शराबियों की तरह झूमकर आगे की तरफ गिरा। उसने सामने की सतह पर अपनी पेशानी टिका दी और उसका पिछला हिस्सा लड़कता हुआ मीनार नुमा चट्टान के इंतहाई सिरे तक चला गया और एक लम्हे के लिए तो यह एहसास हुआ कि यह आखिरी सहारा भी लम्हे भर में नशीब में जा पड़ेगा। दरख्त ने अपना तवाज़ुन कायम कर लिया और उसका दूसरा सिरा दूसरी जानिब पहाड़ी पर टिक गया। सब कुछ बेपनाह खुश नज़र आ रहे थे। एक मजबूत पुल तैयार हो गया था और उसे देख देख कर दिल खुश हो रहा था। हालांकि इस पुल को इस तरह अबूर करने का तसव्वुर इंतहाई खौफनाक था। सबसे पहले मैं इस पुल को अबूर करूंगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ। नौरोज जल्दी से आगे बढ़ा और उसने प्रोफेसर से कहा, नहीं प्रोफेसर, सॉरी, जब तक इस बात का यकीन ना हो जाए कि इस पुल पर सफ़र करना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। इजाज़त? दफतन ही प्रोफेसर गाजी का पारा घूम गया, लेकिन नौरोज ने फ़ौरन ही कहा, हाँ प्रोफेसर, इजाज़त। बात असल में ये है कि हम आपके सिपाही हैं और हम ये बात पसंद नहीं करेंगे कि हमारा सरबराह हमसे पहले मैदान में उतरे। आपको पता है कि बादशाह को लड़ना है, उनको लड़ाता है, जर्नैल फ़ौजों की कमांड करता है। आप सिर्फ हमारी कमांड कीजिए। बावले हो तुम, बिल्कुल बावले। लेकिन बहरहाल यहाँ यही एक ख़ास बात है कि मैं अपने अंदर
दूसरों की बात मानने की लचक पैदा कर चुका हूँ। चलो ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सामने वाली सतह पर मुमकिन है झाड़ियों के पीछे आदमखोर जानवरों का कोई गिरोह शिकार के इंतजार में बैठा हो और वहां पहुंचते ही वो तुम्हें दबोच ले। और ये भी मुमकिन है कि इस तरफ कुछ भी ना हो। लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है, क्या समझे। अब हमारे हथियार वगैरह हमारे साथ होने चाहिए, बल्कि ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग एक बार फिर नीचे जाएं और अपने हथियार और मुलाजमों को ऊपर ले आएं। उसके बाद एक शख्स इधर जाएगा और दूसरे यहीं खड़े खड़े आछी हथियारों से उसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि ये सफ़र एक बार तय कर लिया गया है और सारी सूरत हाल सामने आ गई। चुनाचा ये इंतज़ाम किया जाने लगा और ऊपर से रस्सा बंधा हुआ था, इसलिए ये काम भी हारून ने अपने ज़िम्मे ले लिया। वो बड़ी आसानी से नीचे पहुंच गया और तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद सारा सामान जिसमें बंदूकें वगैरह थी मज़दूरों समेत ऊपर आ गया। मुलाजम भी ऊपर आ गए और कारतूसों की पेटियां और खुर्दनोश का सामान सब कुछ ऊपर पहुंच चुका था। प्रोफेसर गाजी ने कहा, अब तो तुम लोग मुतमिन हो कि मेरी ज़िंदगी खतरे में नहीं होगी। चुनाचा मुझे भी इजाज़त दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी निस्बत मैं ज़्यादा आसानी के साथ इस तरफ जाकर सही सूरत हाल की रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ, जबकि तुम लोग मुझे माफ़ करना इस सिलसिले में नहीं हो। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। आखिर सब ने प्रोफेसर की बात से इत्तफाक कर लिया। प्रोफेसर गाजी दरख्त के तने के दोनों तरफ टांगे लटकाकर यूं बैठ गया जैसे उन पर सवारी कर रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिसकने लगा। बाकी तमाम लोग शदीद संसीखेज निगाहों से उसका जायज़ा ले रहे थे। प्रोफेसर गाजी बेहद पुरएतमाद शख्सियत थे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वह सामने वाली पहाड़ी पर नज़र आने लगा। फिर उसने हवा में हाथ हिलाते हुए हिलाकर बोला, इधर मैं आ गया हूँ और तुमने देख लिया है कि मैंने ये सफ़र बड़ी उम्दगी के साथ किया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब लम्हा लम्हा इंतज़ार कर रहे थे कि प्रोफेसर गाजी के साथ कोई हादसा पेश आए। उनकी निगाहें प्रोफेसर गाजी की अकब में दूर दूर तक का जायज़ा ले रही थी, लेकिन कुछ भी ना हुआ, सिवाय इसके कि चंग रंग बिरंगे परिंदे झाड़ियों में उड़े और दरख्त की झुंड में पीछे जाकर निगाहों से उजल हो गए। इसके बाद प्रोफेसर का नंबर था। उसने 2 बंदूकें अपने ऊपर प्रोफेसर गाजी के लिए कंधे से लटकाईं और प्रोफेसर गाजी के तरीक़ेकार की पैरवी करता हुआ आखिरकार खुद भी पार लग गया। इसके बाद हारून की बारी थी। उन दोनों की तरह हारून कोई महम जो नहीं था, बल्कि ज़िंदगी उसने जिस अंदाज में गुजारी थी वो निगाहों के सामने है। लेकिन बहरहाल वो आगे बढ़ता रहा। हालांकि वो लाख कोशिश कर रहा था कि उस तरफ ना देखे, लेकिन बार बार उसकी निगाहें नीचे की तरफ झुक जाती और इस कदर गहराई देखकर जो हालत होती वो उसका दिल ही जानता था। दोनों महमजूओं को ये बात पता थी कि आने वाला तजर्बेकार इंसान नहीं है। चुनाचा वो उसके लिए तैयार खड़े हो गए। यहाँ तक कि हारून कांपता हुआ ऊपर पहुँच गया। अलबत्ता नौरोज़ ने कमाल किया। उसका ये कमाल किसी को भी पसंद नहीं आया। सब के सांस रुक गए, क्योंकि नौरोज़ एक बाजीगर की तरह जोर पर पे चलते हैं 50 गज के इस फासले को तय करता हुआ खड़े खड़े ऊपर आ गया। उस शख्स के आज़ाब से मालूम होता था कि लोहे के बने हुए हैं। बहरहाल प्रोफेसर गाजी और बाकी अफराद के तजर्बे के मुताबिक इंसानी कदम इस पुरअसरार और अनोखी सरजमीन पर पहुँचे, जिसके एक हिस्से के बारे में गाजी को मालूम था और बाकी के बारे में दुनिया के किसी फर्द को नहीं मालूम था। ये उनका एक अजीम कारनामा था। उनका दिल खुशी से भर गया, लेकिन ये खुशी देर पा साबित ना हुई और एक नई मुसीबत का आगाज हो गया। ये लोग अभी उधर नहीं गए थे कि पीछे से एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया और वो चौंक कर पलटने फिर वापसी का तरफ हुआ तो देखा कि यूक्रेटस का दरख्त वहाँ से गायब है और नीचे उगी हुई झाड़ियों की गहराई में एक दरख्त अटका हुआ नजर आ रहा था। ओह मेरे खुदा, मालूम होता है दरख्त किनारे पर से फिसल गया। प्रोफेसर गाजी ने कहा। सब अफसोस भरी निगाहों से उस पुरहोल हादसे को देख रहे थे कि अचानक ही सामने वाले मीनार से एक आवाज़ सुनाई दी। ये उन मुलाजम सरातू की आवाज़ थी और इस वक्त सरातू के चेहरे के नकूश बहुत अजीब हो रहे थे। उसके चेहरे से इंतहाई शैतानियत बरस रही थी। उसने चीख कर कहा, नौरोज़ मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ, पहचान मुझे नौरोज़, कौन हूँ मैं। नौरोज़ ने हैरान निगाहों से सरातू को देखा। सरातू का साथी मैतू उसके कुछ फासले पर था। सरातू ने अचानक ही बेहानक कहका लगाया और बोला, कैसा रहा, पहचान मुझे।
सरातू, मैं हूँ गोली कबीले का रुकन। याद है गोली कबीला जिसके खिलाफ जंग करते हुए तूने संतालियों का साथ दिया था। नौरोज फटी फटी आंखों से सरातू को देखने लगा। फिर तू कहना क्या चाहता है? फंस गया ना आखिर, और मरते दम तक वहीं फंसा रहेगा। तुझसे इंतकाम लेने के लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मगर अब मैंने अपना इंतकाम ले लिया और तेरे लिए ज़मीन तंग कर दी और आसमान दूर है। देख ले बेवकूफ़ के बच्चे, देखा तूने मेरे इंतकाम कितना सख्त है। फंस गया है तू और तेरे साथी भी। सब पर सख्ता तारी था और वह फिर बोला, मैंने तो तेरा गार ही में खात्मा कर दिया होता। वो चट्टान मैंने और मीतू ने ही तेरे ऊपर गिराई थी, लेकिन बच गया तू वहाँ से। अलबत्ता मुझे खुशी है कि अब तेरी मौत ज़्यादा दिलचस्प होगी और तू और तेरे साथी भूख और प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेंगे और कोई तुम्हारा पुरहाल ना होगा। कोई नहीं जान सकेगा कि तुम कौन थे और कहाँ गए। वैसे जब तुम्हारी मौत करीब आए ना, मेरे भाई को याद कर लेना, जो गोली और संताली खाना जंगी के वक़्त तुम्हारी गोली का निशाना बना। मेरा भाई था वो, और मैंने उसका इंतकाम तुमसे ले लिया। न जाने कब से मैं इसके इंतकाम के बारे में तड़प रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर एक कहका लगाकर वहाँ से पलटा। नौरोज़ ने उसके हाथ से उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। दफतन ही वो अपनी जगह से उठा और उसने अपनी राइफल उठा लिया। इस वक्त सरातू से की मदद से मीनार नुमा चट्टान से नीचे उतर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे पहुंचे, नौरोज़ ने किनारे पर पहुंचकर अपनी बंदूक बुलंद की और धाएं धाएं की आवाज़ के साथ सरातू की चीख सुनाई दी और कुछ देर के बाद एक भारी जिस्म का ज़मीन पर गिरने का धमाका हुआ। नौरोज़ ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर बोला, इस नमक हराम के बारे में हमें शुबा भी नहीं था। 5 साल पहले गोली और संताली कबीले में किसी बात पर जंग हो गई थी। मुझे संताली कबीले का साथ देना पड़ा और इसी जंग में इसका भाई मेरी गोली का निशाना बना था। मैं आप लोगों से किस कदर शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आप लोग भी फंस गए। इन कम वक्तों की याददाश्त इस बला की होती है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। सरातू का साथी कहाँ गया? हारून ने सवाल किया और नौरोज़ चौंक पड़ा। हारून फिर बोला, पुल गिराने में इसने भी सरातू की मदद की होगी। हाँ यकीनन, लेकिन वो बच गया। उसे भी मार देना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो कोई शरारत कर सकता है। सब ने झुककर नीचे देखा। सरातू का साथू मीतू बुरी तरह भागा जा रहा था, जैसे उसके पीछे बुलाएं लग गई हों। लेकिन ये भी देखा कि उनके पीछे गरोची मंगोल लगा हुआ था। वो मीतू का ताकुब कर रहा था और एक दफ़ा गरोची ने अचानक ही लंबी छलांग लगाई और दबोच लिया। गरोची एक खौफनाक शख्सियत थी। कबीला मंगूल से ताल्लुक़ रखता था। जिसामत और चेहरे की बलाखेज़ी देखने के काबिल थी। उसने मीतू को सर से ऊपर बुलंद किया और फर्श पर दे मारा। उसके बाद भला मीतू में ज़िंदगी के आसार कहाँ से आ सकते थे। गरोची ने खुशी से अपनी कौमियत का नारा लगाया और दोनों हाथ ऊपर हराकर हिलाने लगा। फिर वह दौड़कर मीनार नुमा चट्टान की तरफ बढ़ गया। ये दोनों आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनकी शरारत का नतीजा मौजूद था। लेकिन ये लोग इस अनजानी भयानक दुनिया में फंस गए। कुछ मिनट पहले वो इस दुनिया के बासी थे और अब अनोखी दुनिया के बासी बन चुके। दोनों दुनियाएं अब अलग अलग हो चुकी थीं। बहरहाल वो लोग मीनार की बुलंदियों पर गरोची का इंतज़ार करने लगे और कुछ ही लम्हों के बाद गरोची का मानूस चेहरा मीनार नुमा चट्टान पर नमूदार हुआ। अब मैं क्या करूं साहब, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसकी तामील करूंगा। दफत इन्हीं अपनों में रोशनी का एक छनाका हुआ। ना जाने क्यों ये बात दिल में आ रही थी कि गरोची और सिर्फ गरोची ही इनकी उम्मीदों और बैरूनी दुनिया के ताल्लुक का वाहिद सहारा है और उसे उनके करीब रहना चाहिए। गरोची की आवाज़ फिर उभरी, कुछ भी हो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि मैं इन संताली मुलाजमों को कैसे रोकूं। वो गर रुकवरी से खौफजदा हैं और वापस लौटने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं। गरोची, इन मुलाजमों को किसी भी तरह कल सुबह तक रोके रखो। अचानक ही नौरोज़ ने कहा, इससे क्या होगा साहब, मैं उनके ज़रिए एक खत भिजवाना चाहता हूँ। ठीक है साहब, मैं उन्हें कल सुबह तक रोके रखूँगा, लेकिन अब बताइए मैं क्या करूँ। ठहरो, हम बताते हैं, प्रोफेसर गाजी ने कहा। उसके बाद प्रोफेसर गाजी कुछ देर
अमल करने लगा। सबसे पहले उसने रस्सा खोलकर उसका एक सिरा उनकी तरफ फेंक दिया। रस्सा काफी मजबूत था, लेकिन वो पुल के काम नहीं आ सकता था। इसके अलावा अगर आगे कहीं चढ़ाई हुई तो ये रस्सा उन्हें काम दे सकता था। इस रस्से की मदद से अशिया खुर्दोनोश एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती थी। चुनाचा ऐसा ही किया गया और इसी के जरिए खाने पीने की बेशुमार चीजें इधर से उधर पहुंचाई गई और इस बात पर बड़ी अजीब सी कैफियत रही थी। प्रोफेसर गाजी न जाने क्या लिखता पढ़ता रहा। गालबन उसकी कहानी जो उसके मरने के बाद किसी न किसी शक्ल में दुनिया तक पहुंच जाए। आखिरकार उसने कहा, कल हम एक अनजानी दुनिया में आगे कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद न जाने क्या हो। बहरतौर देखना है कि आगे क्या होता है। ये रात हारून के लिए बड़ी अजीबोगरीब रात थी। कितनी ही देर उसने अपने सर पर थप्पड़ लगाए और सोचा था कि एक हसीन जिंदगी छोड़कर किन मुसीबतों को अपनी जिंदगी में समेट लिया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उसने अपने ख्यालात की भाग दौड़ मोड़नी थी। वापसी का तस्वर भी अब ख़त्म होता जा रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं था और ज़िंदगी बिल्कुल मौत के करीब पहुँचती जा रही थी। न जाने क्या क्या सोचें दामन गिर रहीं और आंखों में गनूदगी उतरने लगी। ये नींद भी बस अजीब चीज़ होती है, इंसान को ना जाने कैसे कैसे ख्यालात से दो चार कर देती है। और उस वक़्त हारून बिल्कुल नींद की कैफियत में था कि दफतन ही उसे अपने सर के बालों में कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसकी गनूदगी ख़त्म हो गई और जैसे ही उसने अपने सर की तरफ हाथ बढ़ाए, अचानक ही वो सरसराहट जो किसी उंगलियों का लमस थी पीछे हट गई। हारून को यूं लगा जैसे कोई बाकायदा बदन उसके करीब मौजूद हो और उसके जाग जाने की वजह से पीछे हट गया हो। वो जल्दी से उठ गया और फिर उसके नथनों से वही पुरइसरार खुशबू टकराई और साथ ही एक खनकता हुआ कहका जो एक लम्हे के अंदर अंदर नशीब में उतर गया। यहाँ से आगा रवाना होने से पहले उन लोगों ने अपने वफादार दोस्त से गुफ्तगू करने की ठानी और बड़ी तेज़ आवाज़ में नौरोज़ ने गुरोची को आवाज़ दी। गुरोची मीनार की चट्टान पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में काफ़ी और बिस्कुट के चंद डब्बे थे जिन्हें उसने ज़ोर से उछाल कर एक तरफ फेंक दिया। बहरहाल गुरोची से आगे बढ़ने की बात की गई तो वह बहुत सी आज़ुर्दा हो गया और उसने दुख भरी आवाज़ में कहा कि काश वो भी उनके साथ होता। नौरोज़ ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि मज़दूरों को उनका मुआवजा दे दिया जाए। बहरहाल उसके बाद गुरोची ने कहा, मेरी एक बात सुनिए, मैं जब तक यहाँ ज़िंदा रह सकता हूँ ज़िंदा रहकर आपका इंतज़ार करूँगा और यहीं पर आपको वापस मिलूँगा। जब मौत मेरे करीब आ जाए और मुझे ये एहसास हो जाए कि लोग वापस नहीं आएंगे तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उसके ये अल्फाज उन सब के लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। उन्होंने गुरुची को खुदा हाफिज कहा और उसके बाद वहीं रुके बगैर उस खौफनाक जोंपों भरी झाड़ियों के जाल से आगे बढ़े। खासा फासला तय करने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बीच में छोटा सा पथरीला मैदान नजर आ रहा था और उनके चारों तरफ बुलंदो बाला दरख्तों की दीवारें खड़ी हुई थी। ये लोग आगे बढ़कर उस मैदान में पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने एक जगह बैठने के लिए मुंतखब कर ली और वहां आराम करने के लिए बैठ गए। परिंदों की आवाज़ों से जंगल गूंज रहा था। खसूसन एक परिंदे की तेज तंदो आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद थी। उन परिंदों के अलावा यहाँ और कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक तमाम लोग आराम करते रहे। किसी के जहन में क्या था कुछ नहीं जान सका। वो लोग आने वाले वक्त पर गौर कर रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा, जब तक इस सरजमीन के बाशिंदों ने हमें नहीं देखा या हमारी आवाज़ ना सुनी उस वक्त तक तो हम महफूज हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होगा कि वो इंसान हों या दरिंदे कि यहाँ उनकी आबादियों में कोई ऐसी शख्सियत आ गई है जो उनमें से नहीं, तो वह हमारी जानब रुख करेंगे। बहरहाल इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, ये फैसला कर लेना बेहद ज़रूरी है। ज़ाहिर है हम यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठने नहीं आए। इस किले में महसूर रहकर हम बकिया ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए हमें अक्ल से काम लेना होगा। ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं किया जाएगा जो ख़तरनाक हो। हम इस कदर आगे नहीं बढ़ेंगे कि वक्त ज़रूरत अपने इस किले में वापस ना लौट सकें और रास्ते ही में कहीं मौत का शिकार हो जाएं। और इस बात को ख़ास तौर से जहन में रखें
रखो जब तक कि मौत और ज़िंदगी का सवाल ना हो, गोली ना चलाई जाए। हालांकि नौरोज़ ने जो कुछ किया था वो बेहद ख़तरनाक था। ख़ास तौर से मैं तो इस खौफ का शिकार हो गया था कि गोली की आवाज़ सुनकर कहीं दरिंदे हमारी तरफ मतवज्जा ना हो जाएं। लेकिन मैं जानता था कि इस हादसे के बाद नौरोज़ की क्या कैफियत होगी। चुनाचा मैंने उस पर कोई एतराज़ करने से गुरेज किया। खैर ये बात कल की थी, जो होना था वो हो गया। अब इसके बाद इस सिलसिले में एहतियात बरती जाए। माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर गादी, आपके अलावा मैं ये बात कह रहा हूँ। हालांकि ये हुक्म आपकी तरफ से जारी होना चाहिए था, क्योंकि आप ही हमारे मीरे कारवां हैं। मैं आप लोगों से अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ। वाकई मैं इस वक्त शदीद गुस्से से अंधा हो गया था। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, हवा का रुख मुखालफ था, इसलिए मुझे यकीन है कि बंदूक की आवाज़ यहाँ ना सुनी गई होगी। बहरहाल अब जो कुछ भी है वो ख्याल रखा जाएगा और आपकी हर हदायत हमारे लिए मशले राह होगी। चंद 100 गज तक दरख्तों का एक जंगल फैला हुआ था और तमाम के तमाम दरख्त बिल्कुल अजनबी शक्ल के थे। लेकिन प्रोफेसर अहमद उनमें से हर दरख्त को बड़े गौर से देख रहा था और उनके बारे में कुछ तबसरे भी करता जा रहा था। कुछ और आगे बढ़े तो ये चश्मा सिमट कर एक मामूली गड्ढे में तब्दील हो गया। अब उनके सामने कद आमद नरकलों की एक दीवार सी खड़ी हो गई और ऑनर क्लोज के बीच का इक्का दुक्का दरख्त नौरोज़ जो आगे आगे चल रहा था अचानक ही यूं थम गया जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। उसने किसी ऐसी ही चीज़ को देख लिया जिसने हैरान कर दिया था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, इधर देखो। उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। ये पंजों के निशानात मालूम होते हैं, परिंदों के या पता नहीं किसके, ज़रा देखें। सब ने झुक कर देखा। दलदल पर 3 पंजों वाले बहुत बड़े बड़े पंजों के निशानात बने हुए थे। वो परिंदा या जो कुछ भी था दलदल में से गुजर कर जंगल की तरफ गया था। ये सब पंजों के निशानात का मुआयना करने के लिए रुक गए। आखिर वो परिंदा और किसी जानवर के पैरों के ऐसे निशानात थे जो इस दरिंदे की जिसामत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। नौरोज़ बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी राइफल संभाल ली और उसने आहिस्ता से कहा, एक शिकारी की हसून होने की हैसियत से मुझे काफ़ी तजर्बा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जानवर बड़े बड़े पैरों के निशानात हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि हो सकता है वो अभी अभी इस तरफ से गुजर कर गया हो। आप ज़रा देखिए, पानी अब तक पंजों के निशानात में भर रहा है। और देखिए ज़रा, और देखिए, ये करीब ही बच्चे के पंजों के निशानात भी बने हुए थे। यकीनन उस परिंदे का कोई बच्चा भी उसके साथ परवाज कर रहा था। सब ने गौर से देखा। उसी साखत के छोटे निशान भी दलदल पर बने हुए थे। प्रोफेसर ने अचानक ही कोई और निशान दरियाफ्त किया और कहने लगा, ज़रा इधर भी देखो और इसके बारे में क्या कहते हो तुम लोग। ये एक ऐसा निशान था जिसमें पंजे की 5 उंगलियां थी और 3 उंगलियों वाले पंजों के निशानों के बीच बीच बनता चला गया था। अचानक ही प्रोफेसर गादी की आवाज़ उभरी। उसने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम मैं बता सकता हूँ, ये जानवर है जो अपने पिछले पैरों पर, जिनके पंजों में 3 उंगलियां होती हैं, खड़ा होकर चलता है और कभी कभार अपने अगले पैरों को, जिसके पंजों में 5 उंगलियां होती हैं, टिका देता है। नहीं मेरे दोस्तों, ये कोई परिंदा नहीं है, बिल्कुल परिंदा नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो फिर ये क्या हो सकता है आपके ख्याल में प्रोफेसर? रिटाइल, मेरी जान, मेरे बच्चों, मेरी ज़िंदगी के साथियों, 100% रिटाइल। इसके अलावा और कोई जानवर ऐसे निशानात नहीं बना सकता। ओह मेरे खुदा, किसे मालूम था कि कबल आज तारीख के इस जानवर को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रोफेसर गादी की आवाज़ भर्रा सी गई। बाकी तमाम लोग सकते के आलम में खड़े के खड़े रह गए। काफ़ी देर तक ये सहर तारी रहा। उसके बाद संभल कर आगे बढ़ने का फैसला किया गया। चुनाचा पंजों के निशानात के सहारे चलते हुए ये लोग नरकलों के जंगल से बाहर निकले। जैसे ही झाड़ियों को अबूर किया, सामने मैदान में उन्होंने उन अनोखे जानवरों को देखा जिन्हें किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी इस हालत में जिंदा नहीं देखा होगा। दरख्तों की छांव में बैठे नजर आ रहे थे। तादाद में 5 थे, जवान या बड़े या उनके बच्चे। यूँ समझ लीजिए कि उनके कद्दो कामत को तसव्वुर में लाना मुश्किल है। उनके बच्चों का कद भी एक हाथी से कुछ निकलता हुआ ही था, इसलिए बड़े जानवरों के कद का अंदाज़ा लगा लिया जाए। नाकाबिले यकीन गोश्त और हड्डियों के पहाड़ जो मुतहरक नज़र आ सकते थे। उनकी स्याह जिल्द जो जिस्म पर ढीली और पिलपिली थी, तेज़ धूप में चमक रही थी।
कद्दो कामत के मुकाबले में उनके सरपरस्त छोटे थे और उनकी तादाद 5 थी और वो अपने इंतहाई ताकतवर और खंबे जैसे 3 उंगलियों वाले पैरों के सहारे बैठे हुए थे। कुछ अंदाजा नहीं होता था कि वो बैठे हुए हैं या खड़े हैं। वो अपने अगले छोटे छोटे पैरों हाथों से, जिनमें 5 उंगलियां थी, दरख्तों की शाखें झुका झुका कर पत्ते खा रहे थे। समझ में नहीं आता था कि किस तरह उन दरिंदों की पूरी तफसील बयान की जाए। बहरहाल यूँ समझ लीजिए कि वो कंगारू के स्टाइल के थे और उनकी जिल्द काले मगरमच्छ जैसी थी। देखने वाले तस्वीर हैरत बने उन जानवरों को देख रहे थे। हवा का रुख भी उस तरफ था, चुनाचा उस तरफ से अत्मीनान था कि वो अब तक उनकी मौजूदगी से बाखबर नहीं हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खेल में मसरूफ हो जाते। कभी कभी वो हवा में छलांग लगाते और फिर ज़मीन पर लर्जा देने वाले धमाके के साथ गिरते। इससे बड़े जानवरों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उनमें से एक को दरख्त से पत्ते हासिल करने में कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि पत्ते ज़रा बुलंदी पर थे और उसके अगले पैर वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब उसे अपने मकसद में नाकामी हुई तो मालूम होता था जैसे उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने पैरों को दरख्त के तने के गिर्द लपेट कर उसे झंझोड़ा और आसानी से उसे जड़ से उखाड़ कर फेंका, जैसे वो नरम घास। उस कार्रवाई से उन्हें बीक वक्त उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। दरख्त तमाम का तमाम उस पर आ रहा और एक दिल हला देने वाली चीख के साथ दरख्त तले दब गया, लेकिन फौरन ही उसने एक झुरझुरी सी ली और उस दरख्त को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अलबत्ता इस हादसे से वो खौफजदा हो गया और दूसरे जानवर भी खासे परेशान हो गए। चुनाचा अचानक ही उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और सारे के सारे जंगल में जा घुसे। काफी देर तक उन्हें इनकी स्याह जिल्द और छोटे छोटे सर दरख्तों के बीच नजर आते रहे। उस वक्त जब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे थे वो उनके लिए एक ख्वाब जैसी हैसियत रखता था। आलम होश में इंसान ने भला ऐसे हौलनाक मनाजर कहाँ देखे होंगे। वो लोग सरगोशी के अंदाज में उन जानवरों के बारे में बातें कर रहे थे। नौरोज ने कहा, पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मैं सोचता हूँ इस वक्त हम तैरते हुए एक ऐसे तोदे पर उखड़े हुए हैं जो लहजा ब लहजा पिघल रहा है और आसपास कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हम सहारा ले सकें। हाँ, ऐसा ही एहसास होता है। यूं लगता है जैसे दरख्तों और झाड़ियों के झुंड में पता नहीं कब ये मुहीब जानवर निकल कर हमें निगल लेंगे। बहरहाल अब जो होगा देखा जाएगा। इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं, आओ आगे चलो। खौफ तुम्हारी मुश्किलात का हल नहीं हो सकता, प्रोफेसर गाजी ने कहा और एक बार फिर सुस्त रफी से आगे बढ़ने लगे। हारून देख रहा था कि ये लोग बाकायदा हर चीज का जायजा ले रहे हैं। वो झुक झुक कर किसी नए पौधे को गौर से देखते, उसके बाद उस सिलसिले में बातें करने लगते। कोई 3 मील का फासला तय करने के बाद वो लोग फिर एक गैर तरतीब सिलसिले के सामने पहुंच गए। जमीन में गोल गोल पत्थर पड़े हुए थे और यहाँ लंबी लंबी घास उगी नजर आ रही थी। दफतन ही फिजा में एक सीटी की आवाज उभरी और यूं लगा जैसे कोई खौफनाक जानवर फिजा में परवाज कर रहा हो। थोड़े फासले पर एक गहरा गड़ा नजर आ रहा था। वो किसी जमाने में को आतिश फशां का दहाना रहा होगा। उसकी शक्ल प्याले जैसी थी। उसके बीच में से कोई 100 गज दूर छोटे छोटे तालाब पानी से लबालब भरे हुए थे। उनमें लंबे लंबे आबी पौधे उग रहे थे और वो जगह, वो खड्ड, उसके करीब कई प्रोडकटाइल बैठे हुए अपनी लंबी गर्दनें हिला रहे थे। प्रोफेसर ने सरगोशी के लहजे में कहा, ये परिंदे और मछलियां इनका भाता खा जाएं, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जगह ऐसी है जहाँ मैं अपना आर्जी ठिकाना बनाकर इन जानवरों की कोशिशों का जायजा लेना चाहिए। और ये जगह अपने लिए एक ठिकाना बना ली गई। यहाँ एक महफूज चट्टान उन लोगों को बुरी निगाहों से बचाए हुए थी। बहरहाल हारून इस वक्त शदीद जहनी उलझन का शिकार था। हल्की फुल्की ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद हारून ने कहा, प्रोफेसर गाजी, मैं आप पर अंधा एतमाद करता हूँ। मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ आप पर कि आप जो कुछ करेंगे मेरे लिए करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आखिर इस खौफनाक दुनिया में मेरी आमद क्या मायने रखती है? क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे मेरे अजीज दोस्त? आपकी बात पर यकीन ना करता तो यहाँ तक का सफ़र ना करता। तो समझ लो इन 16 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा यही दुनिया है और तुमने इसकी तस्दीक भी कर दी है। मैंने? हाँ, तुमने। वो कैसे?
अपनी मुख्तसर दास्तान सुनाकर जो बेशक अधूरी रह गई है, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे रहनुमाई का आगाज़ हो गया है। अब ये आगाज़ तुम्हें कौन से दरवाजे की तरफ ले जाता है ये मैं नहीं जानता, और तुम्हारे तावीज़ की तहरीर के मुताबिक ये पुरइसरार दुनिया ही तुम्हारे माजी का पहला दरवाज़ा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे आप लोगों ने सिर्फ अपनी ही बात मुकम्मल करने के लिए यहाँ तक का सफ़र किया है और तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, प्रोफेसर गाजी ने कहा। हारून ने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया तो अचानक ही प्रोफेसर गाजी का लहजा बदल गया। अगर ये समझते हो तो ऐसा करो, यहाँ से परवाज़ करो और जाकर किसी गड्ढे में कूद जाओ। तुम मुझे समझते हो क्या? तुम्हारे बगैर मैं यहाँ नहीं आ सकता था। ज़रा गौर करके मुझे बताओ, कौन सा बहुत बड़ा किरदार अदा किया है तुमने? यहाँ आने के लिए तुम्हारी जगह कोई मजदूर ले लेता तब भी मेरा काम तो हो ही रहा था। प्रोफेसर गाजी अपनी आदत के मुताबिक हत्थे से उखड़ गया था, लेकिन हारून ने इस मौका पर संभाल लेना मुनासिब समझा और मध्यम लहजे में बोला, नहीं प्रोफेसर, आप गलत समझ रहे हैं। असल में मैं इस कदर उलझा हुआ हूँ कि मैं यहाँ के आपको बता नहीं सकता। अपने तावीज़ अपने पास रखो। अगर यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद करें। तुम्हारे लिए तो वापसी के रास्ते तक बंद हो चुके हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी प्रोफेसर, छोड़िए, किन उलझनों में पड़ गए हम। आपने तो मुझसे मेरी कहानी तक नहीं सुनी। मगर क्या तुम लोग दिमाग ख़राब करने के माहिर होते हो? तुम्हारा अपना तो दिमाग होता ही नहीं, मेरा दिमाग भी ख़राब करने पर तुले हो। माफ़ कर देता हूँ लेकिन पहली बार, लेकिन कान खोल कर समझ लो, ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरी कोई ज़ाती इससे वाबस्ती नहीं है। क्या बता रहे थे तुम उस लड़की के बारे में? बताओ। हारून ने सोचा, अपने ख्वाब उसने कहाँ तक सुनाया हुआ है, अब उससे आगे की कहानी शुरू की जाए। ये हौलनाक जगह भला कहाँ कहानियों के लिए थी, लेकिन जहन बटाने के लिए ये ज़रूरी था कि आगे का सफ़र का आगाज़ किया जाए। प्रोफेसर अहमद और दूसरे लोग मुसलसल इन हौलनाक दरिंदों पर खुफिया तौर पर निगाह रखे हुए थे, जो इस वक्त इस कायनात की सबसे हौलनाक तस्वीर पेश कर रहे थे। बिला शक्को शुबा अगर आम लोग इन दरिंदों को देख लेते तो दिल की धड़कनों से महरूम होना पड़ता, इतने ही खौफनाक लग रहे थे वो। लेकिन ये भी एक इंसानी फितरत का हिस्सा है कि जब उनका खौल हद से आगे बढ़ जाता है तो वो बेखौफ हो जाते हैं। इस वक्त यही कैफियत तकरीबन तमाम ही लोगों की थी। हारून प्रोफेसर गाजी की फरमाइश पर गौर कर रहा था। हर चंद के वो सारी बातें आलमे ख्वाब की सी थी, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो नाकाबिले फहम होते हैं और इस तरह जहनों से चिपक जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए। और वह उस लड़की को याद कर रहा था जो अजीबोगरीब अंदाज में उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। Perfect.